तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप दवाई का नाम देख के या दवाई के पैकेजिंग पे उसका नाम देख के कैसे पता करोगे किस चीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होती है या कौन सी मेडिसिन कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। सिर्फ नाम देख के आपको पता चल जाएगा अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम पता करें कि दवाई का नाम देख के कैसे हमें पता चल जाएगा कि ये दवाई किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों की। तो बेसिक चीज़ ये है कि प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीज़ होती हैं। कुछ वर्ड्स जो दवाई के नाम में यूज़ होते लगे रहते हैं, अगर उसको याद कर लोगे या फिर जो पीछे के नाम कुछ दवाइयों के नाम के पीछे के जो वर्ड होते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। अगर वो आपको पता चल गया या फिर आपने याद कर लिए तो आपको बहुत ही आसानी होगी दवाइयों का यूज़ जानने में। प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स देखो आप एग्जाम्पल के लिए उपचार, उपमान, उपकार, इसमें उप तीनों में आ रहा है। तो किसी भी दवाई के जो शुरू के वर्ड्स होंगे अगर सेम होंगे, नाम के वर्ड सेम होंगे तो वो क्या कहते हैं उससे आपको उसका यूज़ पता चलेगा। और सफिक्स में लड़ाई, पढ़ाई, चारपाई, इसमें क्या कहते हैं आई तीनों में आ रहा है। तो किसी भी दवाई के ऐसे एग्जांपल ले लो, किसी भी दवाई के लास्ट के अगर वर्ड सेम होंगे तो उसको याद कर लोगे किसके यूज़ के लिए होती है तो आपको पता चलने लगेगा कौन सी दवाई किसके लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग एंटी अल्सर्स, अल्सर को ट्रीट करने के लिए या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, स्टमक में जो आपकी एसिडिटी या फिर गैस बनती है, गैस के एक्सपल्जन को ठीक करने के लिए या पेट में कुछ अल्सर हो गया उसको ठीक करने के लिए जो दवाई यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं एंटी अल्सर्स। एंटी अल्सर्स में कई सारी दवाई आती हैं बट जो उसका लास्ट में सफिक्स अगर आप याद कर लोगे, किसी भी दवाई में प्राजोल अगर लगा है तो वो दवाई आपकी एंटी अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, स्टमक में कोई हुई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एंटी अल्सर्स यूज़ होते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली दवाई के बारे में, अगली मेडिसिन की कैटेगरी के बारे में जो कि है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि होती है जिसकी मेडिसिनल कैटेगरी होती है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स या वो दवाइयाँ होती हैं जो दर्द को दूर करती हैं, जो दर्द से आपको बचाती हैं, आपका दर्द ठीक करती हैं। तो और जो दर्द को ठीक करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनमें उनके नाम में जो सफिक्स लगा होता है, मतलब उनके पीछे के 2-4 वर्ड्स जो होते हैं वो फेनैक होते हैं। जैसे कि आप आपके पास दवाइयों के एग्जांपल देख सकते हो, फेनैक के साथ साथ ब्रोमोफेनैक, डिक्लोफेनैक, नेपाफेनैक, इन सब में लास्ट में फेनैक से वर्ड सेम है और जो सफिक्स है तीनों का सेम है। और जो जिस भी दवाई में अगर फेनैक लगा है तो आप जान जाइए कि ये दवाई दर्द के लिए यूज़ होती है। फंगस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो दवाई यूज़ होती है वो होती है एंटी फंगल्स। एंटी फंगल्स वो मेडिसिन होती हैं जो आपके फंगस इन्फेक्शन को ठीक करती हो। फंगस इन्फेक्शन ज़्यादातर दाँत, खाज, खुजली या रिंगवर्म, ये सब सारी बीमारियां या फिर इन्फेक्शन जो होते हैं ये आपके फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती है वो एंटी फंगल होती हैं, एंटी फंगस मेडिसिन होती है। एंटी फंगस मेडिसिन का जो सफिक्स होता है वो नेज़ोल होता है। अगर किसी भी दवाई में नेज़ोल लिखा है तो आप नेज़ोल देख के ही आपको जाना है या फिर आप याद कर लो कि नेज़ोल जहां लिखा होगा वो दवाई एंटी फंगस या फिर दांत, खाज, खुजली के लिए ही यूज होगी। एंटी फंगल मेडिसिन के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो जो एग्जांपल्स हैं वो हैं फ्लूकोनेजोल, कीटोकोनेजोल, माइकोनेजोल, टर्कोनेजोल। ऐसे भी किसी भी दवाई में अगर नेजोल लगा है तो वो आपका एंटी फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होगी, ये आपको याद कर लेना है। तो हमारी जो अगली मेडिसिन या फिर अगली दवाई है उसका जो सफिक्स है वो है ओलोल। ओलोल जिस भी दवाई में आपको दिख गया उसे देख के आपको जाना है ये दवाई आपके एबनॉर्मल हार्ट रिदम को, मतलब आपकी जो दिल की धड़कन है बहुत ज़्यादा घट या डिस्टर्ब धड़कन जो होती है या फिर डिस्टर्ब हार्ट रिदम होता है वो उसको सही करने के लिए जो दवाई यूज़ होती है वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। फिर वो चाहे आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हो या फिर एक्यूट चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए हो, बढ़े बीपी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हो, आपकी डिस्टर्ब हार्ट रिदम को मेंटेन करने के लिए हो या फिर आपके पहले हार्ट अटैक के बाद जो दूसरे हार्ट अटैक को रोकने के लिए या फिर उसकी ट्रीटमेंट में, हार्ट अटैक के बाद जो ट्रीटमेंट में दवाइयाँ यूज़ होती हैं उसके लिए जो दवाई यूज़ होती है वो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का जो सफिक्स होता है वो ओलोल होता है। हम कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं ओलोल के जिसकी वजह से आपको कुछ नाम पता रहेंगे बट आपको ये याद रख लेना है कि जिस भी दवाई में ओलोल यूज़ हुआ या फिर जिस भी दवाई के लास्ट में ओलोल आया वो बीटा ब्लॉकर्स है, वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए दवाइयाँ यूज़ होती हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स के कुछ एग्जांपल जान लेते हैं जिसको आपको क्लियरिफाई मिलेगी, थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी दवाइयों से रिलेटेड। तो जो एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल और नेडोलॉल, जिस लास्ट में आप देख सकते हो ओलोल, ओलोल, ओलोल तीनों में है और ये दवाइयाँ बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मेडिसिन की तरफ। तो हमारी अगली जो दवाई है या फिर दवाई का जो सफिक्स है, मेडिसिनल सफिक्स है वो है सेटेरॉन। अगर किसी भी दवाई के लास्ट में आपको सेटेरॉन दिख गया तो आपको जाना है कि ये दवाई एंटी इमेटिक है। एंटी इमेटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो आपकी
उल्टी को ठीक करने के लिए होते हैं या फिर आपका उल्टी करने का मन हो रहा होता है उसको ठीक करने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि बहुत लोग बोलते हैं कि जी मचला रहा है, मतलब उल्टी होने वाली है, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो होती है एंटीमेटिक। एंटीमेटिक्स की जो लास्ट एंटीमेटिक्स कैसे पहचाननी है आपको कि कौन सी दवाई एंटीमेटिक्स है, तो आपको जो कोई भी दवाई मिलेगी कि अगर उसके लास्ट में सेटारॉन लिखा हुआ है तो आप जान जाना कि ये दवाई उल्टी के लिए या फिर जी मचलाने के लिए यूज़ होने वाली या फिर यूज़ होती है। अगर हम कुछ नाम देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी उसको जानने में, तो हम कुछ नाम देख लेते हैं। तो जो एंटीमेटिक्स या फिर सेटारॉन कैटेगरी, सेटारॉन सफिक्स की दवाइयों के नाम है वो है डोलासेटरॉन, ओंडासेटरॉन, ग्रेनीसेटरॉन एंड प्लेनोसेटरॉन। आप चारों के लास्ट में देख रहे हो आप सेटारॉन है, किसी भी दवाई के लास्ट में अगर आपको इन नामों से भी हट के अगर किसी भी दवाई में आपको सेटारॉन दिख जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये दवाई उल्टी को ठीक करने के लिए यूज़ होने वाली है। तो हम अपनी अगली दवाई के बारे में बात कर लेते हैं जिसका सफिक्स है पैरिन। पैरिन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि हिपैरिन पैरिन थोड़ा सेम लग रहा होगा, तो जी हाँ बिल्कुल सही हो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में ये आया है तो। हिपैरिन जो होता है वो एंटीकोएगुलेंट होता है, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हिपैरिन जो होता है एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो जो जैसे आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो होती है एंटीकोएगुलेंट। अगर अब आपके ब्लड में कहीं भी इंटरनल क्लॉटिंग हो रही है तो उन सबको सही करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो होती है एंटीकोएगुलेंट। और एंटीकोएगुलेंट का जो सफिक्स होता है या फिर लास्ट के कुछ वर्ड होते हैं वो पैरिन होता है। अगर किसी भी दवाई के लास्ट में आपको पैरिन दिख रहा है तो आपको जान जाना है ये एंटीकोएगुलेंट है। और एंटीकोएगुलेंट जो होता है वो क्लॉट को सही करने के लिए, आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए कुछ यूज़ होती है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पैरिन सफिक्स वाली दवाइयों के, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पैरिन या फिर एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन होती कौन कौन सी हैं। अगर इन दवाइयों से हटके भी अगर आपको कोई भी दवाई दिखती है जिसमें पैरिन लास्ट में, तो आपको जाना है ये दवाई एंटीकोएगुलेंट। तो जो एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन के एग्जांपल्स हैं वो है डाल्टापैरिन, एनेक्सोपैरिन एंड हिपैरिन। तीनों में आप देख रहे हो कि पैरिन सेम है या फिर सफिक्स जो है वो पैरिन है, तो ये सारी एंटीकोएगुलेंट दवाइयाँ हैं। मेडिसिन का सफिक्स है वो है फाइलिन। फाइलिन जिस भी दवाई में आता है आपको जाना है फाइलिन नाम देखते ही किसी भी दवाई के लास्ट में अगर फाइलिन वर्ड्स होते हैं तो उससे देख के आपको जाना है कि ये दवाई ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर सांस रोगियों के लिए यूज़ होती है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उनके लिए यूज़ होती है। ब्रोंकोडायलेटर करता क्या है कि हमारी जो लंग्स में ब्रोंकाई होती है फिर उनका जो एरिया होता है वो श्रिंक हो जाता है, वो छोटी हो जाती हैं या फिर क्या कहते हैं जो वाइड श्रिंक हो जाती हैं थोड़ी सी, फिर जिसकी वजह से हम जब सांस लेते हैं तो हमारी प्रॉपर एयर वहाँ तक जा नहीं पाती या फिर जितनी जानी चाहिए उससे कम जाती है, जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट को। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ब्रोंकोडायलेटर लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर वो दवाई होती है फिर उसी श्रिंक ब्रोंकाई को थोड़ा सा वाइड कर देती है, थोड़ा सा फैला देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर वहाँ तक पहुँचती है और जो सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है पेशेंट की वो ठीक हो जाती है। तो किसी भी दवाई के लास्ट में अगर फाइलिन दिखता है आपको तो आपको जाना है ये ब्रोंकोडायलेटर है, सांस के रोगियों के लिए दवाई यूज़ होती है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आप जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। तो फाइलिन की लास्ट किसी भी दवाई के लास्ट में अगर फाइलिन आता है तो वो ब्रोंकोडायलेटर है, ये आपको ध्यान रखना है। दवाइयों के नाम देख लेते हैं डाइफाइलिन, ऑक्सीट्राइफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये तीनों दवाइयों के नाम में लास्ट में फाइलिन है। तीनों क्या कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी की दवाई हैं, ब्रोंकोडायलेटर के लिए यूज़ होती हैं, सांस के रोगियों के लिए यूज़ होती हैं। तो बात कर लेते हैं हम अपनी अगली मेडिसिनल सफिक्स के बारे में। जो हमारा अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो ओप्राजोल है। प्राजोल के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता चल गया होगा ओप्राजोल और प्राजोल जो हमारी दवाई वो एंटी अल्सर्स को ठीक करने के लिए होती है। बट हम यहाँ पर आज स्पेसिफिकली ओप्राजोल के बारे में बात करेंगे। ओप्राजोल जो हमारी दवाई होती है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, जो कि आपके प्राजोल तो आपको पता ही है कि हमारे पेट के में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए यूज़ होती है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जब आपके पेट में H+ बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर आप खाली पेट रहते हो तो आपके पेट में जलन होती है, फिर वो जलन एसिड थोड़ा सा ऊपर आता है तो फिर एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, चेस्ट में भी जलन होने लगती है, जिसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो जो हमारी ओप्राजोल दवाइयाँ होती हैं, ओप्राजोल कैटेगरी की दवाइयाँ होती हैं, वो हमारे प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती हैं H+ सिक्रीट होने से, जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिडिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारी एसिडिटी बैक टू द नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, या फिर कहें कि हमारी वो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो अब ओप्राजोल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ओप्राजोल्स के एग्जांपल हैं डेक्सा, लेंसोप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। आप तीनों के लास्ट में देख रहे हो ओप्राजोल है, तो तीनों के लास्ट में ओप्राजोल है, तो आपको जाना है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। मतलब अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप उसे ओप्राजोल कैटेगरी की या फिर इन तीनों दवाइयों में से कोई एक दवाई दे सकते हो।
हो। अब हम अपने अगले मेडिसिनल सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो है टेडीन। टेडीन जो हमारी मेडिसिनल सफिक्स है वो एंटी हिस्टामाइन मेडिसिनल कैटेगरी में आता है। मतलब कि अगर किसी भी दवाई में अगर टेडीन लास्ट में टेडीन लगा हुआ है तो आपको वो देख के जान जाना है कि ये दवाई एंटी हिस्टामाइन है। एंटी हिस्टामाइन मतलब बोले तो एंटी हिस्टामाइन वो दवाई होती है जो आपकी बॉडी के एलर्जिक रिस्पॉन्स को ठीक करती है। मतलब कि अगर किसी भी एलर्जी के कारण आपकी बॉडी में दाने निकल आए, मुंह में छाले निकल आए, पूरे शरीर में रेडनेस हो गया, किसी भी टाइप की एलर्जिक रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी दिखाती है उसकी वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा सा फीवर हो जाता है, दाने निकल आते हैं, या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको ठीक करने के लिए हम एंटी हिस्टामाइन लेते हैं। एंटी हिस्टामाइन करता है क्या है कि हमारी बॉडी में जाके हिस्टामाइन को ब्लॉक, हिस्टामाइन के एक्शंस को, या फिर आप कह सकते हो हिस्टामाइन को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाती है और फिर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामाइन ड्रग लेते हैं। और किसी भी दवाई में टेडीन लगा हुआ है तो उसको देख के आपको जान जाना है कि ये दवाई एंटी हिस्टामाइन है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला हम एग्जांपल है हमारा डेस्लोराटेडिन, लोराटेडिन और ओलेपाटेडिन। अब हम अपनी अगली दवाई के बारे में या फिर अगली दवाई के सफिक्स के बारे में ध्यान लेते हैं। जो हमारी अगली दवाई का सफिक्स है वो है ज़िपाम। अब उसके दवाइयों के कुछ नाम देख लेते हैं। क्लोनाज़िपाम, डाइएज़िपाम, फ्लोराज़िपाम, लोराज़िपाम। सबके लास्ट में ज़िपाम है। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में ज़िपाम दिख रहा है तो आपको देख के जान जाना है कि ये दवाई बेंजोडाइएज़ापिन ड्रग्स है या फिर बेंजोडाइज़ापिन मेडिसिनल कैटेगरी के में आती हैं। मतलब कि ये दवाई हमारी एंजाइटी को ठीक करने के लिए यूज़ होती है, सीजर और स्पाज्म को ठीक करने के लिए यूज़ होती है, या फिर मेनली आप बोल सकते हो कि ये एंटी डिप्रेसेंट है, बट ये जो स्पेसिफिकली यूज़ होती है एंजाइटी, स्पाज्म और सीजर को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। सफिक्स है वो है सिलिन। किसी भी दवाई के लास्ट में अगर आपको सिलिन दिखता है तो आपको देखते ही जान जाना है ये एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक के साथ साथ ये पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन के लास्ट में सिलिन आ रहा है तो इसीलिए इसका जो सफिक्स रखा गया है वो सिलिन रखा गया है। अगर आप कुछ दवाइयों के एग्जांपल देख ले, पेनिसिलिन वी, मेथिसिलिन, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिलिन, सारी दवाइयों के लास्ट में सिलिन सिलिन है। तो आपको किसी या इन तीनों, इन चारों, तीन चार जो भी नाम है इनको छोड़ के आप किसी भी दवाई का अगर नाम देखोगे उसमें अगर सिलिन लास्ट में आता है, विटामिन सी सिलिन हो गया, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिसके लास्ट में सिलिन आता है तो उसको देखते ही आपको जान जाना है ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के साथ साथ ये पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। मैं एक एक करके आपको बता नहीं सकता, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, या आप जान सकते हो या आप सिंपली कह सकते हो ये कुछ गिने चुने बैक्टीरिया के लिए ही यूज़ होती हैं। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी बीमारियों के यूज़ में आती हैं। अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें, ये दवाई काम, ये एंटीबायोटिक काम कैसे करती है, तो हमारी जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल पे बीटा लैक्टम प्रोटीन होता है, उस बीटा लैक्टम प्रोटीन से ये एंटीबायोटिक्स जाके बाइंड हो जाती हैं और फिर उस बीटा लैक्टम प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देती हैं, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाती है और लास्ट में बैक्टीरिया मर जाता है। इस तरीके से ये दवाई काम करती है। तो पेनिसिलिन के बाद हम अब बात कर लेते हैं अपनी अगली एंटीबायोटिक के बारे में। जो हमारी अगली एंटीबायोटिक का सफिक्स है वो है फ्लॉक्सिन। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में फ्लॉक्सिन दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना है ये एंटीबायोटिक है। लेकिन उसके साथ साथ आज आपको एक नई चीज़ सीखनी है। अगर किसी भी दवाई के लास्ट में फ्लॉक्सिन आता है वो तो एंटीबायोटिक तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक है। जैसे कि आप ड्रग्स देख रहे हो, कुछ एग्जाम्पल देख लोगे तो सफिक्स से रिलेटेड क्लियरिटी मिलेगी। तो जो नाम है वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन और फ्लॉक्सिन, लीवोफ्लॉक्सिन। सारे के लास्ट में फ्लॉक्सिन आ रहा है तो इसको देखते ही आपको याद रख लेना है कि ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के साथ साथ फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक है। अब इसके जो यूज़ होते हैं वो रेस्पिरेटरी एंड मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होते हैं। मोस्टली फीमेल्स में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पे आपको फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक सजेस्ट या प्रिस्क्राइब की जाती है। अब इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है, ये बैक्टीरिया की जो डीएनए सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और आगे चल के वो अपना इन्फेक्शन भी नहीं प्रोसीड कर पाता है या इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड कर पाता है जहाँ भी वो प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में।
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी अगली एंटीबायोटिक की क्लास के बारे में, अगला एंटीबायोटिक से सफिक्स के बारे में। तो जो हमारा अगला एंटीबायोटिक का सफिक्स है वो है साइक्लिन। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में साइक्लिन दिखता है तो आपको याद रख लेना है कि ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के साथ साथ जो नई चीज़ आपको ध्यान में रखनी है याद से वो ये है कि ये टेट्रासाइक्लिन क्लास की एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन क्लास के एंटीबायोटिक्स के कुछ नाम अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी होगी याद रखने में। तो नाम देख लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन। तीनों के लास्ट में साइक्लिन है। अगर आपको इन तीनों नाम के अलावा भी कोई अलग दवाई का नाम दिखता है जिसमें साइक्लिन है तो वो आपको ध्यान जाना है कि एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के साथ साथ ध्यान में रखना है कि टेट्रासाइक्लिन क्लास की एंटीबायोटिक है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। ये यूज़ होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बहुत सारी बैक्टीरियल स्पीसीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। किसी एक दो बैक्टीरिया के लिए नहीं स्पेसिफिक होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने के लिए या उनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज़ होती हैं। ये हमारी पेनिसिलिन की अल्टरनेटिव्स की तरह भी ली जा सकती हैं, क्योंकि कोई बहुत सारे लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है तो उसकी जगह पे हम उन्हें साइक्लिन एंटीबायोटिक की प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो इनहिबिट द बैक्टीरियल ट्रांसलेशन, बैक्टीरिया के ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देती है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी में आगे चल के बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है और हमारी बीमारी जो ठीक होने लगती है या फिर बॉडी रिकवर होने लगती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली एंटीबायोटिक के सफिक्स के बारे में हमारा, और ये आज का लास्ट का मेडिसिनल सफिक्स है आज की वीडियो का। तो और काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक का सफिक्स है। तो सफिक्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो हमारी अगली एंटीबायोटिक का सफिक्स है वो है रोमाइसिन। अगर रोमाइसिन आपको किसी भी बैक्टीरिया के मेडिसिन के लास्ट में दिखता है तो वो आपको देखते ही जाना है कि ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के साथ साथ आपको जो नई चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ये मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक है। मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक है प्लस एंटीबायोटिक है। उसके साथ साथ आप उसके कुछ ड्रग्स के एग्जांपल देख लो, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। तीनों के लास्ट में माइसिन, रोमाइसिन आया है। तो किसी भी दवाई के लास्ट में इन तीनों को छोड़ के अगर रोमाइसिन आता है तो वो आपको देखते ही जाना है ये मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स है। और ये बाकी सारी एंटीबायोटिक्स से इसलिए अलग है क्योंकि ये हमको हमारी बॉडी में कोई भी अगर वायरस इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए या फिर वायरल इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए भी ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा एजिथ्रोमाइसिन कोविड-19 में देते हुए। तो कोविड-19 में जो वायरल इन्फ्लेमेशन होता है हमारे लंग्स में तो उसको भी रोकने के लिए एजिथ्रोमाइसिन थोड़ी बहुत कारगर या कैपेबल होती है। और इन तीनों नाम के अलावा भी कोई भी अगर आपको माइसिन दिखता है, रोमाइसिन दिखता है दवाई के लास्ट में तो वो देखते ही आपको आज से याद रख लेना कि एंटीबायोटिक है। और आपको पता ही चल ही गया है कि किस लिए यूज़ होती है। तो यूज़ की भी देख लेते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने के लिए या उनके इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो है ये इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में और ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता और उसका जो इन्फेक्शन होता है वो वहीं पर रुक जाता है। पहला मेडिसिनल प्रीफिक्स है जिस दवाई के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका जो प्रीफिक्स है वो है सल्फा। अब उसके कुछ नाम देख लेते हैं आप, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सल्फासीटामाइड, सल्फाडाइजीन, सल्फामेथॉक्साजोल, सल्फासैलाजीन। सारी दवाइयों के शुरू का जो वर्ड है वो सल्फा 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 सब में सेम है। मतलब कोई किसी भी दवाई के अगर शुरू में ही आपको सल्फा दिख जाता है तो वो देखते ही आपको जाना है ये दवाई एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फेक्टिव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मतलब कि एंटीबायोटिक का मतलब आपको पता ही है कि बैक्टीरियल रिएक्शन या फिर बैक्टीरिया के द्वारा किया गया हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान को ठीक करने के लिए जो दवाई लेंगे हम, उसमें से ये वाली कैटेगरी की दवाई भी हम ले सकते हैं कि किसी की दवाई के शुरू में ही अगर सल्फा लगा हुआ है तो वो हम लोग उसको एज ए एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ एंटी इन्फेक्टिव, अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है कहीं भी हुआ, उसको भी ठीक करने के लिए, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग वो दवाई ले सकते हैं जिसके नाम में सल्फा शुरू में आता हो। उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो गई है किसी भी तरीके से तो, या फिर सूजन हो गई है आपकी बॉडी में, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग उन दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं जिनके शुरू में सल्फा लगा हुआ है। मतलब कि अगर आपको आज के बाद कहीं भी किसी भी दवाई के नाम में सल्फा शुरू में ही दिखता है तो उसको देखते ही आपको जाना है ये दवाई एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉजेस को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली मेडिसिन के बारे में। हमारा जो अगला मेडिसिन का प्रीफिक्स है, जो शुरू के कुछ वर्ड हैं, वो सेफ है या सेफ है, सेफ या सेफ है, CEF या CEPH है, और जिसकी मेडिसिनल कैटेगरी है सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स। अब आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। तो एग्जांपल्स हैं हमारे सिफेक्जिम, सेफप्रोजिल, सिफेल्सर एंड सेफडिनिर एंड सिफेक्सेलिन।
ये सारी दवाइयों के शुरू में आप जो कॉमन चीज़ें देख रहे हो वो CEF सेफ या सेफ, ये सारी चीज़ें कॉमन है। अगर इन सब किसी भी दवाई में ये चीज़ें आपको सेम मिलती हैं या यही सेफ चीज़ें देखने को मिलती हैं या सेफ वर्ड देखने को मिलता है तो उसको देखते ही आपको जाना है ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स है। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, मतलब कि बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है इनका बैक्टीरिया के ऊपर। ये बेसिकली यूज़ होती हैं स्किन के लिए, इस स्किन पे हुए इन्फेक्शन के लिए, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए, ईयर इन्फेक्शन के लिए, स्ट्रेप थ्रोट के लिए और भी कई सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ होती हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी अगली मेडिसिन के बारे में, जो हमारा अगला मेडिसिनल सफिक्स है। अभी हमने 2 प्रीफिक्स के बारे में बात किया और अब हम बात करेंगे सफिक्स के बारे में। तो हमारा जो अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो है एसोन। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में एसोन दिखता है तो वो आपको देखते ही जाना है। इसकी मेडिसिनल कैटेगरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो ड्रग्स होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं और किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी वायरस के थ्रू किए गए इन्फ्लामेशन को ठीक करती हैं या उसको कम करती हैं। तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ पता चल गया होगा और आपको किसी भी दवाई के लास्ट में एसोन अगर आज के बाद दिखता है तो वो आपको देखते ही जाना है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग्स हैं। और इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लें तो जो पहला जो नाम है हमारा वो बीटामेथासोन है, डेक्सामेथासोन है, डाइफ्लोरासोन है, फ्लूटिकासोन है एंड मोमेटासोन है। सबके लास्ट में एसोन आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो आज के बाद किसी भी दवाई के लास्ट में अगर आपको एसोन दिखता है तो वो आपको देखते ही जाना है कि ये दवाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है या आप कहें तो रिड्यूस कर देती है या धीमा कर देती है। उसके बाद ये आपकी बॉडी में हुए इन्फ्लामेशन, फिर वो चाहे किसी भी डिजीज़ के कारण हो या किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी वायरस के कारण किया गया हुआ इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, कम करती है और उसे ठीक करती है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो और इससे आपको मेडिसिन्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो। तो अगर फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए अगर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं और हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें और भी बहुत सारी फार्मेसी से रिलेटेड नॉलेज के लिए। थैंक यू।